नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अगेनी आकाश में। मैं आकाश कर लेकर आया हूं पिछले वीक हुए 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ में एनएमएमएस पेपर के मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन आप सभी बच्चों के लिए। तो जिन बच्चों का अभी 13 नवंबर को पेपर आने वाला है वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है इनमें से इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले तो वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पेपर हुआ था उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन था, जहां से मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट है, वो पहला क्वेश्चन 71 से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन था 9.3025। 9.3025 का आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाना। जब आपसे वर्गमूल पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। वर्गमूल में हमें पता है दो दो नंबर्स के पेयर बनते हैं। तो क्या करेंगे, जो लास्ट के दो नंबर हैं 25, इसका अगर हम वर्गमूल देखें तो ये हो गया 5। अब रह जाते हैं यहाँ पर 930। अब हम पॉइंट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 930 अगर हम गौर करें, 930 जो है वो आपका 30 और 31 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, क्योंकि 30 का स्क्वायर होता है आपका 900 और 31 का स्क्वायर होता है 961। ये पहले ही आपको ट्रिक बताई जा चुकी है कि 31 का स्क्वायर कैसे हमने इतनी जल्दी बता दिया कि 961 है। उसका एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। 30 का स्क्वायर 900 और 31 का स्क्वायर 961। तो 900 और 961 के बीच में 930 पड़ेगा। तो इसमें जो छोटा नंबर होता है वो आगे आ जाएगा। मीन्स ये स्क्वायर हो गया आपका कितने का, 305 का। लेकिन ये एक पॉइंट वाला सवाल है। यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो आधे हो जाएंगे। तो 4 का आधा 2, तो ये हो जाएगा 3.05। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.05। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है यदि प्रेक्षणों 3, 6, 9, 12 और 15 में से प्रत्येक में 2 जोड़ दिए जाए तो नवीन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। माध्य यानी कि औसत के लिए हम एक चीज जान लेते हैं कि अगर आपको लगातार संख्याएं दे रखी हैं, जैसे ये सारी संख्याएं लगातार हैं क्योंकि इनके बीच का अंतर बराबर है, 3, 6, 9, 12, 15 सबके बीच में 3 दे, तो ये लगातार संख्या हो। तो लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच की संख्या होगी। बीचों बीच में संख्या आ रही कौन सी, 9। तो इन सारी संख्याओं का 3, 6, 9, 12, 15 ये सारी लगातार संख्या है, तो इनका औसत हो गया कितना, 9। अब बोला जा रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिए जाए तो नवीन प्रेक्षणों का माध्य क्या हो। तो इस क्वेश्चन में हमें औसत का कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। लगातार संख्याओं का औसत बीच की संख्या होती है, तो इस हिसाब से इसका औसत हो गया 9। या हर संख्या में जब 2 जोड़ा जा रहा है तो इसका जो माध्य होगा उसमें भी 2 जोड़ जाएगा। मतलब अगर हर संख्या में 2 जोड़ने के बाद जो नवीन प्रेक्षण बनेंगे उनका माध्य कितना हो जाए, 9 और 2 11। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल दे रखा है -28/81। -28/81 जो है आपको दे रखा है। उनमें से एक संख्या दे रखी है 14/27, तो दूसरी क्या होगी। जब इस टाइप का सवाल आ जाए कि परमेय संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो, एक संख्या मालूम हो दूसरी पता करनी है, जो एक संख्या मालूम है उसका इसमें गुणा कर देंगे, लेकिन उसके व्युत्क्रम का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, व्युत्क्रम का। अब इसको सॉल्व किए, 14 दूनी 28 और 27 थी 81। तो आंसर बनता है आपका -2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, -2/3। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, संख्या दे रखी 285.103 का विस्तारित रूप क्या होगा। यानी इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो क्या होगा। तो 285 का तो हमें मालूम है कि 200 + 80 + 5। अब बात करते हैं पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद आपका है 1। पॉइंट वन इसको हम लिख सकते हैं 1/10। फिर है 0, तो 0 के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है पॉइंट, अगर हम 3 से पहले देखें तो वो 00 मान लेते हैं। 0.003, 0.003 को लिख सकते हैं 3/1000। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये देखेंगे हम किस ऑप्शन में। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, 200 + 80 + 5 + 1/10 + 3/1000। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
संख्या 285.103 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। संख्या आपको दे रखी है 3,12,132 में 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल होता है। 2 के स्थानीय मान, इस 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 और इस वाले 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा? 2000। इनके स्थानीय मानों का गुणनफल, तो इनका गुणनफल कर 2000 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 4000। 4000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिनों की खाद्य सामग्री है। 200 छात्रों के लिए कितने दिन की सामग्री है? 24 दिन की। अगर छात्रावास में 100 छात्र और शामिल कर लिए जाएं, मतलब अब छात्र हो गए कितने? 300। तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? मान लीजिए x दिनों में समाप्त हो जाएगी। अब अगर हम गौर करें, 200 लोग थे तब 24 दिन से खाद्य सामग्री चलती थी। अब ज्यादा लोग हो गए, यानी कितने बढ़ गए? 100, यानी 300 लोग हो गए। तो खाद्य सामग्री बताइए जल्दी खत्म हो जाएगी या और ज्यादा दिन लगेंगे खत्म होने में? सीधी सी बात है, लोग बढ़ गए तो खुराक बढ़ गई, खुराक बढ़ गई तो वो सामग्री जो है वो कम दिनों में समाप्त हो जाएगी। यानी ये कम से ज्यादा की तरफ है। इस एरो लगा लेंगे 200 से ये 300 की तरफ और ये x से आधा। तो उसको अगर हम इसको करते हैं जब व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको करेंगे 200/300 कम से ज़्यादा की तरफ, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x/24। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 24 कैंसिल हो गया, 8 बार और 8 दूनी 16, मतलब x = आ गया 16। यानी कि वो सामग्री अब कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगी? वो सामग्री ख़त्म हो जाएगी आपकी 16 दिनों में। कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगी? 16 दिनों में वो सामग्री ख़त्म हो जाएगी, कम दिनों में वो समाप्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नीलिमा ज्योति से 4 वर्ष छोटी है। ये नीलिमा है, एक ज्योति है। ज्योति से 4 वर्ष छोटी है, मतलब अगर ज्योति x की है तो नीलिमा कितनी होगी? x-4 की। यदि उनकी उम्र का अनुपात दे रखा है कितना? 7:9। तो बताना है आपको नीलिमा की उम्र कितनी होगी। अब यहाँ पर हमें नीलिमा की उम्र बतानी है। अगर हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते हैं x की तरीके से, लेकिन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। हमें नीलिमा की उम्र बतानी, सीधी सी बात है, नीलिमा की उम्र लिखी हुई इनमें से कोई एक। तो ज्योति की उम्र इससे क्या होगी? 4 वर्ष बड़ी होगी। ज्योति बड़ी है ना। तो अगर हम देखें नीलिमा की 18 है तो ज्योति की कितनी होगी? 22। इनके बीच में 7:9 का रिलेशन है? नहीं है। अगर ये 16 है तो 16-4 ये हो गया 20। इनके बीच में जब आप रेशियो निकालेंगे तो 4×16 4×5 20, 7:9 का नहीं बन रहा। ये 15 है तो ये आपका 19 हो गया। इनके बीच में तो कभी नहीं बनेगा। तो आंसर हो गया कितना? डी हो गया। फिर भी अगर आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये अगर 14 है तो ये कितना हो गया? 4, 18 हो गया। तो 2 7 14 और 2 9 18, मतलब दोनों के रेशियो में कितने का अनुपात है? दोनों में कितने का अनुपात है? 7:9 का। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीलिमा की उम्र कितनी होगी? 14 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि इस श्रृंखला में 2, 5, 10, 17, 26, 37 ये में छोटी संख्या बतानी है। अगर हम देखें 2 और 5 में 3 का अंतर है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। 2 और 5 में 3 का अंतर है, 5 और 10 में 5 का अंतर है, 10 और 17 में 7 का अंतर है, 17 और 26 में 9 का अंतर है, यहाँ पर 11 का अंतर। समझ में आ गया? 3, 5, 7, 9, 11, अब होगा 13 का अंतर। 37 में 13 के अंतर के साथ अगली संख्या कितनी होगी? 3 और 4 5, 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5 × x⁻16 -3 × x⁻8 + 2 × x⁻24 में का मान क्या होगा यदि x की वैल्यू 1 रखें? सब में जब आप x की वैल्यू 1 रखें तो 1⁻16 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5 बना रहेगा, -3 x⁻8 है, मतलब 1⁻8 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही वैल्यू होगी यानी -3 ही रहेगा, प्लस 2 × x की पावर यानी 1⁻24, 1⁻24 हो, 1⁻+24 हो, 1⁻3 हो, 1⁻4 हो, यानी 1 की पावर कुछ भी हो,
1 की पावर -24 है, तो उसको अगर हम व्युत्क्रमानुपाती फॉर्म में लिखें तो इसे लिख सकते हैं 1/1 की पावर 24, ओवरऑल बना 1 ही, तो ये बनाएगा 5 - 3 हो जाएगा आपका 2 + 2 यानी कि 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बोला है निम्न उदाहरण में ए का मान क्या होगा। ये आपको दे रखा है 1a में अगर ए का गुणा करें तो आंसर आता है 9a। तो मतलब ये इकाई का अंक पहली वाली संख्या का ए है और जिससे गुणा कर रहे हैं वो भी है और जो आंसर आएगा उसका भी इकाई का अंक क्या ए। मतलब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें गुणा करें तो वही नंबर मिलता है। जब 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 9 आता है, यहाँ तो चेंज हो जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। 4 में 4 का गुणा करते हैं 16, इकाई का अंक 6 आता है, ये भी नहीं होगा। 5 में 5 का गुणा करते हैं 25, इसमें वही रहता है, इसमें भी वही रहता है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें 5 रखें तो ये 15 × 5 15 बना 75 हो गया। ये आंसर नहीं क्योंकि यहाँ ना आना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे, क्योंकि 16 × 6 16 6 96 हो गया मैच, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लिखा है कि बिंदु 1,0 स्थित है किस पर। अगर हम यहाँ बनाएं, ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, ये आपका मूल बिंदु हो गया। बोला गया है 1,0 यानी एक्स अक्ष पर 1 पॉइंट चला है और वाई अक्ष पर 0 कुछ नहीं चला, तो ये पॉइंट ये हो गया 1,0 जो कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर, तो उसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 1.25 का स्क्वायर -0.75 का स्क्वायर अपॉन ये। ऊपर अगर हम देखें a स्क्वायर - b स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। अगर हम करेंगे a + b × a - b, जब a - b करेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा, अगर हम a + b करते हैं 1.25 + 0.75, ये + b हो गया, इंटू a - b करेंगे 1.25 - 0.75 अपॉन में भी देखिए यही लिखा हुआ है a - b वाली 1.25 - 0.75, तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। जब आप 1.25 + 0.75 को जोड़ेंगे तो आंसर आपका बनेगा कितना, 2, जुड़कर कितना बन जाएगा, 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दो घनों की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और दूसरे वाले घन की 8 सेंटीमीटर, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। ये हमें भुजा दे रखी है, एक की भुजा को हम A1 मान लेते हैं, दूसरी भुजा को हम A2 मान लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो घन का होता है 6a स्क्वायर, तो 6a1 स्क्वायर और 6a2 स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल होगा, a1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 8 का स्क्वायर हो गया यानी कि 64 और 16 चौको 64, 1:4 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 का। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा अगर फॉर्मूला याद है आपको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक बेलन का आयतन दे रखा हमको 36 पाई, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। देखिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र है πr² h बराबर जी हमें दे रखा है कितना 36 पाई। अभी क्वेश्चन केवल लिख रहे हैं आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन का आधार होता है, आधार इधर यहाँ समझा देते हैं। जैसे ये बेलन है तो ये आधार है, ये सर्किल फॉर्म में होता है जिसका क्षेत्रफल है 9 पाई, यानी πr²। πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 पाई। अगर आप गौर करें पाई अगर हम उसको आपस में डिवाइड कर दें तो πr² से πr² कैंसिल, तो h की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती कितनी 9 चौको 36, यानी h यानी हाइट कितनी हो गई 4 हो गई। अब हमको ये पता चल गया है कि हाइट इसकी कितनी आ गई 4 आ गई। अब हम रेडियस और निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें जो आधार का क्षेत्रफल दिया था वो था πr² बराबर कितना था 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, r² बराबर 9 मतलब r की वैल्यू आ गई कितनी 3। अब हमको देखिए r भी मिल गया, h भी मिल गया। पूछा क्या जा रहा है वो देख लीजिए, पूछा जा रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है 2πr h + r।
ये होता है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपको वैल्यूज़ पता है, आंसर आपको पाई की फॉर्म में निकालना। आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 गुणा 2 ये हो जाएगा आपका 6 पाई। एच और आर जोड़ देंगे मतलब 4 और 3 जोड़ के हो गए 7, 7 गुणा 6 42 पाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 पाई, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए जब आपसे पूछा जाए कि कुछ संख्याओं दे रखी हैं और बोले पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो इस कंडीशन में आपको दी हुई सारी संख्याओं का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ देखें तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इनका एलसीएम आप निकाल तो लेंगे लेकिन टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक कंटिन्यू संख्या दे रखी है, आप विभाजकता का नियम लगा दीजिए, वो जल्दी आप कर लाएँ। देखिए 1 से तो ये सारी विभाजित हैं, दूसरी हमारी संख्या है 2, 2 से ये भी सारी विभाजित क्योंकि सबके इकाई अंक 0 है। अब 3 से विभाजकता वाली देख लें कौन सी है। 3 से विभाजकता का नियम होता है कि दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ के देखिए, योगफल अगर विभाजित है तो वो भी है। 6 2 8 और 1 9, तो ये 3 से विभाजित है। 5 2 7 2 9, ये भी 3 से विभाजित है। 8 से 14 और 1 15, ये भी 3 से विभाजित। 8 से 14 और 2 16, ये 3 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर होगा नहीं, ये पहले के लिए आंसर ए बी या सी में से होगा। चलिए 3 से विभाजकता में ये संख्याएं 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। 1 से चेक हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया। जब 2 और 3 से विभाजित हो तो ये 6 से भी होंगी। ओके, अब बात करते हैं 4। 4 के लिए हम देखते हैं लास्ट के 2 अंक। पहले की में लास्ट के 2 अंक हैं 60। जब 4 से 60 कट जाता है 15 बार में। 4 से दूसरी वाली संख्या में 4 से 20 कट जाता है 5 बार में। 4 से 80 कट जाता है 20 बार में। तीनों संख्या 4 से विभाजित हैं। अब बात करते हैं 5। 5 की जो विभाजकता का नियम होता है वो होता है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बी और सी में तीनों के इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित है। तो 6 संख्याओं से हम चेक कर चुके हैं कि ये संख्याएं इतने से विभाजित हैं तीनों। अब बात करते हैं 7 से। 7 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है। पहली वाली संख्या को चेक करते हैं। जब 7 से काटेंगे इसको, 7 1 7, 5 बचेगा 56, 7 8 56। पहली संख्या 7 से विभाजित है। 7 1 7 छिंग वाले ये भी। तीनों संख्याएं आप चेक करेंगे 7 से भाग करके, तीनों संख्या 7 से विभाजित हैं। अब बात करते हैं 8 से। 8 और 9 में जल्दी चेक हो जाएगा 9 वाला। 9 में कैसे चेक करते हैं, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या भी है। 6 2 8 और 1 9, ये संख्या 9 से विभाजित है। 5 2 7 2 9, ये भी संख्या 9 से। 8 से 14 और 1 15, ये वाली नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी बी इसका आंसर नहीं होगा। अब बचा ए और बी। अब बस 8 से चेक करना। 8 से चेक करने का तरीका होता है लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, पहले वाले में 260, ये अगर 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो 8 ये 24 हो गया, 2 बचेगा 20। 8 से 20 कैंसिल नहीं हो पाता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आप चेक भी कर सकते हैं, जो 2552 है इसके लास्ट के 3 डिजिट है 520। ये जब आप 8 से काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से क्या पूर्णतः विभाजित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लिखा है एक बहुभुज में 8 भुजाएं हैं, उनके विकर्णों की संख्या क्या होगी। बहुभुज में 8 भुजाएं दे रखी है, मतलब आपको n की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 8। तो हमारे पास विकर्ण निकालने का एक सूत्र होता है कि अगर आपको विकर्ण निकालना है किसी बहुभुज में, अगर आपको भुजाओं की संख्या पता है तो फॉर्मूला होता है n((-3)/2। ये होता है विकर्ण निकालने का फॉर्मूला n((-3)/2। इससे आप किसी के भी चतुर्भुज के, पंचभुज के, षटभुज के, शतभुज के, सबके आप विकर्ण निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अष्टभुज दे रखा, मतलब 8 भुजाओं वाला, तो हम n की जगह 8 रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8। 8 - 3 हो जाएगा आपका 5/2। 2 से ये 8 कैंसिल हो गया, 4 बार 4 पंचा 20, यानी कि एक बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी 20। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दी गई आकृति में यदि सभी भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये समबाहुभुज है, सारी भुजाएं इसमें क्या है, बराबर है, तो x का मान क्या होगा। अगर हम गौर करें इसमें कितनी भुजाएं हैं, इस चित्र में 6 भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 6। जब इसमें 6 भुजाएं हैं तो ये हो गया आपका षटभुज, षटभुज हो गया। हमसे x यानी एक कोण की माप पूछी है। षटभुज या कोई भी बहुभुज हो, उसके अगर हमें एक अंतः कोण की माप निकालनी है तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये इतना फॉर्मूला होता है किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का टोटल योगफल निकालने का। लेकिन अगर हमें एक अंतः कोण निकालना है तो n-2 180 अपॉन n कर देते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 6, हम देख चुके हैं। तो 6 - 2 इंटू 180 अपॉन 6। 6 - 2 हो गया आपका 4। 4 इंटू 180 आपका हो जाएगा कितना, 720, और बटा में कितना है, 6। 6 से इसको काटेंगे 120 बार कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लिखा है किसी समबाहु त्रिभुज, ये हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसकी तीनों भुजाएं के परिगत वृत्त, परिगत वृत्त जो होता है जो उसके शीर्षों को टच करता हुआ जाए, ये परिगत वृत्त है जो उसके शीर्ष, इसको हम थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पर पहले वृत्त बना दिया, अब यहाँ पर हम ये बना लेते हैं। ये देखिए ये परिगत वृत्त बन गया। किसी समबाहु त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त का केंद्र कितना है, केंद्र है आपका O है, तो BOC, इसको हम नाम दे देते हैं BC और ये A। ये हमने बताना है कि ये BOC की माप कितनी है। अगर आपको मालूम हो कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसके प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, 60 अंश, तो ये कोण कितना हो गया, 60 अंश। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो परिगत वृत्त होता है उसका जो सेंटर होता है वो वृत्त का ही तो सेंटर होता है, तो वृत्त का ये केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। अगर हम गौर करें तो ये जो है आपकी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या हो गई, और ये जो है आपका वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण है। एक थ्योरम होती है कि वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी ये जो कोण बना है वृत्त की परिधि पर, ये केंद्र पर बने कोण का आधा है। मतलब अगर ये 60 है तो ये आपका कोण कितने का है, 120 अंश का है। तो एंगल BOC जो है वो कितने का है, 120 अंश का। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छी तरह फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता बिना देखे निकाला जाता है, तो इस पत्ते के लाल बेगम होने की प्रायिकता क्या है। हमें यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है लाल बेगम होने की। तो अगर हम देखें टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल पत्ते कितने हैं, 52, और 52 में से एक ही पत्ता तो निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, 52। तो प्रायिकता के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, जितनी टोटल संभावना है वो आपको हर में लिखना होता है। तो हमने हर में लिख दी, टोटल पत्ते कितने हैं, 52, उसमें से एक पत्ता निकालना है। वो एक पत्ता लाल बेगम का हो तो कितने, बेगम के कितने पत्ते होते हैं, टोटल 4 पत्ते होते हैं बेगम के, जिसमें से आधे आधे कैसे होते हैं, 2 होते हैं लाल और 2 होते हैं काले, 2 होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। अब हमसे बोला गया लाल बेगम, लाल कितनी है, 2, तो आपके जो आपके फेवर में आपकी जो अनुकूल है परिस्थितियाँ वो कितनी हैं, 2 ही तो हैं। उनमें से एक पत्ता निकल आए लाल बेगम, 2 जो लाल बेगम के पत्ते हैं उसमें से एक निकल आए, तो आपकी जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो 2 और कुल परिस्थितियाँ आपकी 52, तो 2/52। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/26, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/26, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और लास्ट। यदि आपको मूलधन दे रखा है 750 रुपये, साधारण ब्याज हमें दे रखा है 120 रुपये, ब्याज दर 8%, तो समय कितना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, P यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
साधारण ब्याज दे रखा है 120, मूलधन दे रखा है 750, दर दे रखी है 8, समय निकालना है, बटे में 100 है। ओके, ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम सीधे सीधे सॉल्व करके दिखाते हैं। ये आपका बनेगा 120 गुणा 100 बटे 750 गुणा 8। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या बनेगा, 25 ये 75 हो गए, ये 25 को 100 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, 2 छिंग 12 हो गए और 3 दूनी 6, यानी टी बराबर आपका आ गया 2, यानी 2 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ जो आपके एनएमएस पेपर जो छत्तीसगढ़ में होता है 6 नवंबर को, ये उसके मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ आपको इसका हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।